नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 231, रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का दूसरा नाम ये रविदास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं तथा रैदास को मीराबाई के गुरु एवं रामानंद का शिष्य माना जाता है। ये बनारस के निवासी थे तथा जाति के चमार थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ संत रैदास की ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य तथा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास रहे हैं। वहीं सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उलट बासियाँ किसने लिखी हैं? तो उलट बासियाँ ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। कबीरदास जी की उलट बासी यहाँ दी गई है, उसको देख लेते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। चलिए अब यहाँ से आपका सूफी काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बन चुके हैं, आइए उनको देख लेते हैं। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह प्रसिद्ध उक्ति ये जायसी जी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये पद्मावत से ली गई हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं तथा इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई थी। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कन्हावत, अखरावट व आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्तियां हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहले जो सुमेलित है उनको देख लेते हैं। इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर ये कासिम शाह की है। और चित्रावली ये उस्मान की रचना है। जबकि मधुमालती के लिए यहाँ कुतुबन दिया गया है, जबकि मधुमालती ये मंझन की रचना है। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी रहा है। इसके अंतर्गत हमें कनेश्वर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। जितनी भी से सभी रचनाएं हैं वो सूफी काव्यधारा की ही हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। वहीं सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। क्षमा कीजिए, कई बार कई कथन दे के पूछ लिया जाता है कि सूफी काव्य का में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद ये आलो उजाला के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। उधदी आई तेई बंधन कीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। तो ये इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्रखंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी अथवा 1540 ईस्वी में हुई थी। वहीं विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो नागमती वियोग खंड यह 12मासा शैली में लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके पश्चात नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों ही सही हैं नागमती वियोग खंड के संबंध में। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है और नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में लिखा गया है और इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पियो भू छाजनी भई गाढ़ी। तन तिन उर्भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसके द्वारा कहा गया है? आइए विचार देख लेते हैं। यह आशिक मसूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है और इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये जो विचार है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।